हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तित्व का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी विधियां हैं ये बताया जाएगा और व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये दोनों ही टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। पार्ट फर्स्ट में व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की विभिन्न परिभाषाएं और व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत बताए जा चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ही पार्ट सेकंड देखिएगा, जिसमें व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियां बताई गई हैं। सबसे पहले देखेंगे व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहली हो गई अप्रक्षेपी विधियाँ और दूसरी हो गई प्रक्षेपी विधियाँ। आगे डिटेल से इनको पढ़ेंगे, पर यहाँ पर अभी देख लेते हैं। तो पहली हो गई अप्रक्षेपी विधियाँ, दूसरी प्रक्षेपी विधियाँ। अप्रक्षेपी विधियों को फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहली हो गई व्यक्तिनिष्ठ और दूसरी हो गई वस्तुनिष्ठ विधियाँ। व्यक्तिनिष्ठ के अंतर्गत आती हैं अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मकथा विधि। वस्तुनिष्ठ के अंतर आ गई श्रेणी मापन, समाज मिति और शारीरिक परीक्षण विधि। ऐसे ही प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती हैं साहचर्य प्रविधि, रचना प्रविधि, पूर्ति प्रविधि, खेल व नाटक विधि, रोडसा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। तो इन सभी विधियों द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो ये हो गई व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। अब आगे इनको डिटेल से देखते हैं क्या होता है इनमें। सबसे पहले देखेंगे अप्रक्षेपी विधियाँ। अप्रक्षेपी विधियाँ होती क्या हैं। पहली इसमें थी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ क्या होती हैं। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधियों से तात्पर्य उन विधियों से है जिनके मापन परीक्षण परिणाम मापनकर्ता की अपनी मान्यताओं, अपनी पसंद नापसंद और अपने व्यक्तिगत मानदंडों से प्रभावित होते हैं। इसमें निम्नलिखित विधियाँ सम्मिलित हैं। अब इसको समझते हैं कि जो व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति है इसका मापन करना है, तो जो मापन करने वाला होता है, मान लीजिए टीचर को इसका मापन कर रहा है, तो टीचर की पसंद नापसंद का इस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, वह कुछ कार्य कर रहा है, वह जो कार्य कर रहा है वह टीचर की नज़रों में गलत है, तो टीचर को वह सही नहीं लगा, तो टीचर की पसंद का उसके व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ेगा। टीचर कह देगा इसका व्यक्तित्व इस क्षेत्र में सही नहीं है। तो मतलब व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ जो होती हैं उसमें जो मापन करता होता है, जो व्यक्तित्व का मापन करता है, उसकी पसंद नापसंद का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गई व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। अब इनको एक एक करके समझेंगे। पहली है अवलोकन विधि। इस विधि में जिस व्यक्ति का मापन किया जाता है, मापनकर्ता उसके व्यवहार का अवलोकन करता है और ये देखता है कि उसमें व्यक्तित्व के कौन कौन से लक्षण हैं, वे कितनी मात्रा में हैं। इसमें मापनकर्ता व्यक्ति के गुण अपनी आंखों से देखकर समझता है। इसमें किसी मापन परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए अवलोकन में क्या होता है। जैसे कोई ये व्यक्ति है और ये है मापनकर्ता, तो मापनकर्ता जो होता है इस व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र का अवलोकन करेगा। जिस भी क्षेत्र के में उसे व्यक्तित्व का मापन करना होगा, तो मापनकर्ता इसका अवलोकन करेगा। और इसमें क्या होता है कि मापनकर्ता खुद अपनी आंखों से देखकर उसका अवलोकन करता है, इधर उधर की बातों में नहीं, खुद अपनी आंखों से देखता है और उसका अवलोकन करता है। इसमें किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। मापनकर्ता अपनी आंखों से देखकर प्रत्येक क्षेत्र में कैसे क्या वह कार्य कर रहा है, इन्हीं चीज़ों को देखकर वह उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। ये हो गई व्यक्तिनिष्ठ विधि। अब यहाँ पर भी देखिए मापनकर्ता की पसंद नापसंद का प्रभाव पड़ेगा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, तो मापनकर्ता अपने अनुसार उसका व्यक्तित्व निर्धारित करेगा। तो ये हो गई व्यक्तिनिष्ठ विधि। नेक्स्ट देखेंगे साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार जिसे हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, बहुत सी परीक्षाओं में अब इंटरव्यू लिया जाता है, तो वही होती है साक्षात्कार विधि। पर देखते हैं इसे। यह व्यक्तित्व की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। इस विधि में मापनकर्ता जिस व्यक्ति का मापन किया जाना है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्या होता है इसमें, मापनकर्ता जो मापन करता है और जिस व्यक्ति का मापन किया जाना है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं।
आगे देखते हैं, मापनकर्ता व्यक्तित्व के लक्षण संबंधी प्रश्न पूछता है और उनके द्वारा व्यक्ति उनके उत्तर देता है। इसके द्वारा व्यक्ति के कुछ ऐसे लक्षणों की भी जानकारी की जा सकती है जो अन्य विधियों से नहीं की जा सकती, जैसे आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति शैली। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जब वह व्यक्ति जिसका मापन करना है और मापनकर्ता दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो सर्वप्रथम मापनकर्ता को उस व्यक्ति के साथ सौहार्द स्थापित करना होगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, तभी तो अपनी मन की बातें बोल पाएगा। तो पहले सौहार्द स्थापित करता है मापनकर्ता, उसके बाद उससे व्यक्तित्व से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिससे समझ में आए कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, और उन प्रश्नों के व्यक्ति उत्तर देता है। तो इसमें ऐसी भी चीज़ों की जानकारी की जा सकती है, जैसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कैसा है, वह उसकी अभिव्यक्ति शैली कैसी है, वह कैसे क्वेश्चनों का आंसर दे रहा है, दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। तो इन सभी चीज़ों की इसमें जाँच की जाती है। इस विधि में समय बहुत लगता है, क्योंकि एक एक बच्चे का, एक एक व्यक्ति का मापन किया जाता है साक्षात के द्वारा, तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, साक्षात्कार विधि भी कंप्लीट हुई। अब देखेंगे जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जीवन इतिहास विधि। इस विधि में ये होता है कि जो मापन करता होता है वह व्यक्ति के जीवन की जिस पक्ष के व्यक्तित्व का मापन करना होता है, उस पक्ष के बारे में उसके जीवन के इतिहास का अध्ययन करता है, उसके घर वालों से, उसके आस पड़ोसों से, उसके रिश्तेदारों से, जो भी उस बारे में जानते हों उनसे जानकारी इकट्ठा करके उस केस का अध्ययन करता है। देखते हैं इसे। इस विधि के द्वारा बालक या किसी व्यक्ति के विगत विकासात्मक जीवन का घटना वृत्त तैयार किया जाता है। विगत मतलब कभी हुई कोई घटना के वृत्त तैयार किया जाता है। इसमें परिवार के लोगों व अन्य परिचित व्यक्तियों की सहायता ली जाती है, परिचित व्यक्तियों की जो उसके बारे में जानते हों। इसका उद्देश्य बालकों की समायोजन संबंधी समस्याओं व कठिनाइयों का पता लगाकर उनका उपचार करना होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे बालक किसी क्षेत्र में समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो टीचर्स क्या करते हैं कि उसका पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वह समायोजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसी कठिनाई है। तो उसके जीवन के इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर पता लगाते हैं। तो इस विधि द्वारा बालक की कठिनाइयों को पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्नावली विधि। ये भी व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ये विधि साक्षात्कार का औपचारिक एवं लिखित रूप है। इस विधि में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, बुद्धि, संवेग, अभिक्षमता, सामाजिकता आदि से संबंधित प्रश्नों को तैयार करके उसमें सूचीबद्ध किया जाता है। स्पष्ट है, प्रश्नावली मतलब प्रश्नों के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन करना। तो इस विधि में व्यक्तित्व के सभी क्षेत्रों से संबंधित, जैसे संवेग, अभिक्षमता, सामाजिकता, सभी पहलुओं से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है और उन सूचियों को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। और इन सूचियों को देखिए, एक और नाम है, व्यक्तित्व की जो सूचियाँ तैयार की जाती हैं इनको परिसूची भी कहा जाता है। इन्हीं परिसूचियों को व्यक्तित्व के व्यक्तियों को देकर इनका उत्तर देने के लिए कहा जाता है। प्रश्नों के प्रकार के आधार पर प्रश्नावली निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, ये जो सूची तैयार की जाती है, प्रश्नों की सूची, इन्हीं को बच्चों को दिया जाता है और उनसे उत्तर देने के लिए कहा जाता है। या तो कोई अलग से कॉपी दी जाएगी जिसमें वह लिखकर उसका आंसर देंगे, या तो उसी परिसूची में उसका आंसर लिखना होगा। तो प्रश्नों के देखिए यहाँ पर 4 वर्गों में बांटा गया है। कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। फर्स्ट है प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रात्मक प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। प्रतिबंधित प्रश्नावली में जैसे हम ले लेते हैं जिसका आंसर एक ही हो, चाहे जितने बच्चों को वह क्वेश्चन दिया जाए सबका आंसर एक ही हो। जैसे कहा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या कह देंगे यहाँ पर, तो इसका एक ही राइट आंसर होगा, 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गई प्रतिबंधित प्रश्नावली। प्रतिबंधित प्रश्नावली मतलब जिसका एक ही आंसर हो, मतलब बच्चे कई सारे हों लेकिन आंसर सबका एक ही हो। नेक्स्ट है सूची प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें बच्चे अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपनी सोच या अपने अपने ज्ञान के अनुसार उसमें उसके आंसर देते हैं। मतलब इस खुली प्रश्नावली में अलग अलग आंसर प्राप्त होते हैं बच्चों से, वह अपने अपने ज्ञान के अनुसार उस आंसर को देते हैं। नेक्स्ट है चित्रात्मक प्रश्नावली। चित्रात्मक प्रश्नावली में क्या होता है, इसमें चित्रों के रूप में क्वेश्चन प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हीं का आंसर बच्चे चित्रों के रूप में देते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे मिश्रित प्रश्नावली। ये क्या होती है? इसमें सभी प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं, प्रतिबंधित भी, खुली प्रश्नावली भी और चित्रात्मक प्रश्नावली भी। सभी प्रकार के प्रश्न इसमें रखे जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया मिश्रित प्रश्नावली। नेक्स्ट देखते हैं आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि में क्या होता है? इस विधि में जिस व्यक्ति का मापन किया जाता है उसे कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत अपने जीवन की घटनाओं व संस्मरणों का वर्णन लिखने को कहा जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का पता लगाया जाता है। आत्मकथा विधि देखिए नाम से ही क्लियर है, अपनी कथा का वर्णन करना। मतलब इस विधि में व्यक्ति को कुछ निर्धारित शीर्षक दे दिए जाते हैं जिन पर उसे अपने खुद की जीवन की घटनाओं का वर्णन लिखने के लिए कहा जाता है। तो इससे वो जो वर्णन करता है उसको देखकर पता लगाया जा सकता है कि उसके गुण व अवगुण कैसे हैं। तो ये कंप्लीट हुई आत्मकथा विधि और यहाँ से कंप्लीट हो जाती हैं व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। नेक्स्ट देखेंगे अब व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या होती हैं? व्यक्तिनिष्ठ में देखिए बताया था हमने कि जो मापन करता होता है उसकी पसंद नापसंद बच्चे के व्यक्तित्व को या व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। लेकिन वस्तुनिष्ठ विधियों में होता है कि जो मापन करता होता है उसकी पसंद नापसंद से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखते हैं इसे। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों से तात्पर्य उन विधियों से है जिनके मापन परिणामकर्ता की अपनी पसंद नापसंद और व्यक्तिगत मानदंडों से प्रभावित नहीं होते। ये देखिए उसका जस्ट उल्टा, परिणामकर्ता की यहाँ पर पसंद नापसंद और उसके मानदंडों का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व है वैसा ही क्लियर होगा, यहाँ पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस विधि में मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं। अब इसकी भी कुछ विधियाँ देखते हैं। जैसे फर्स्ट है श्रेणी मापनी विधि। क्या होती है यह? इस विधि को निर्धारण मापनी या क्रम निर्धारण विधि भी कहते हैं। देखिए इसके दो नाम और हैं, निर्धारण मापनी और क्रम निर्धारण विधि। इस विधि में व्यक्तित्व संबंधी अनेक लक्षणों को प्रस्तुत कर उनके लिए क्रम निर्धारित करना होता है। यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व के अनेक लक्षण प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके लिए क्रम निर्धारण करना होता है। आगे देखेंगे क्रम निर्धारण का कार्य या तो उसी व्यक्ति से कराया जाता है जिसके व्यक्तित्व का मापन करना होता है या उससे संबंधित किसी एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों से कराया जाता है। क्रम निर्धारण का मापन कौन करता है? या तो वही व्यक्ति करता है जिसके व्यक्तित्व का मापन करना है, या तो वो उससे संबंधित उससे रिलेटेड व्यक्ति करेंगे। एक या एक से अधिक व्यक्तियों से भी कराया जा सकता है। वर्तमान में कई प्रकार की श्रेणी मापनियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है? इसका प्रयोग करके श्रेणी मापनी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे किसी व्यक्ति में साहस का मापन करना है तो साहस के आगे लिख दिया जाएगा है या नहीं है, और उसमें जो मापन करेगा उससे संबंधित व्यक्ति या वही व्यक्ति, तो उसमें ऐसे टिक लगाएगा। चेक मतलब ऐसे टिक लगाना। है तो है में लगा देगा टिक, नहीं है तो नहीं है में लगा देगा। या ऐसे भी इसमें प्रश्न होते हैं, बहुत अधिक है, सामान्य है, कम है या बहुत कम है, तो सिर्फ इसमें ऐसे टिक लगाना होता है। जैसे इसको ऐसे देख लेते हैं, है या ऐसे डैश करके नहीं है। अब जो भी है तो उसमें ऐसे टिक लगा देंगे, तो ये हो जाएगी चेकलिस्ट विधि। नेक्स्ट है आंकिक मापन विधि। आंकिक मापन विधि में होता है कि जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के यहाँ पर कई लक्षणों को प्रस्तुत किया जाता है। कई लक्षणों को जैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इन सभी लक्षणों को हम लिख देंगे एक लाइन में, और उसके बाद अंकों के माध्यम से जिस व्यक्ति में जितना व्यक्तित्व होगा तो उसके लिए कुछ अंक प्रदान किए जाएंगे कि अगर इतना हो तो इतने अंक दिए जाएं। उनमें अंकों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का मापन करेंगे। तो यह आंकिक मापनी मतलब अंकों के माध्यम से मापन करना। ग्राफिक मापनी, ग्राफिक मतलब ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफिक में क्या होता है? व्यक्ति के जो व्यक्तित्व या लक्षणों का मापन किया जाता है वह किसी ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है कि उसमें व्यक्तित्व कितना है। नेक्स्ट है क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्रम से मापन किया जाता है। जैसे किसी अध्यापक से पूछा जाता है कि आपकी दृष्टि से किसी प्राथमिक शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो अध्यापक जिस अनुसार बताएगा। जैसे मान लीजिए वो बता रहे हैं कि विषय का ज्ञान, शिक्षण कौशल, सहानुभूति, कर्तव्य निष्ठा, जिस क्रम में वह इनको बताएंगे तो उसी अनुसार उनका व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। तो
तो क्रमिक मापनी मतलब किसी चीज़ का क्रम से मापन करना। कई चीज़ें दे दी जाएंगी और उनको क्रम से लगाना होगा, जैसे वो क्रम से लगाएंगे तो वैसे ही उनके व्यक्तित्व का निर्धारण होगा। तो ये कंप्लीट हुई श्रेणी मापनी। नेक्स्ट देखेंगे समाज मिति विधि। समाज मिति मतलब समाज से रिलेटेड होगी। देखते हैं इसे। इस विधि का प्रयोग बालकों के सामाजिक गुणों के मापन हेतु किया जाता है। इस विधि में किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 1 या 2 प्रश्न देकर उनकी प्रतिक्रियाएं ज्ञात कर उनके आधार पर समाज मिति का निर्माण किया जाता है। तो समाज मिति विधि क्या होती है? कोई जैसे कई समूह, समाज समूह होता है, तो कई समूहों में ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 दिए जाएंगे जिनके वो सामूहिक रूप से आंसर दें और उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी होंगी, उन प्रतिक्रियाओं को देखकर ही उनकी व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाएगा। तो ये हो गई समाज मिति विधि, मतलब सामूहिक रूप से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के सामाजिक गुणों का मापन होता है। नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षण विधि। व्यक्तित्व के अंदर बताया गया था कि शारीरिक या बाह्य रचना भी आती है और व्यक्ति के आंतरिक गुण भी सम्मिलित होते हैं। ये आधुनिक रूप है व्यक्तित्व का, शारीरिक रचना और बाह्य रूप प्लस आंतरिक गुण भी सम्मिलित होते हैं। देखेंगे शारीरिक परीक्षण विधि। इस विधि में विभिन्न यंत्रों की सहायता से व्यक्ति की परिस्थिति विशेष में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को मापकर उनकी मानसिकता का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए शारीरिक परीक्षण विधि में क्या होता है कि व्यक्ति की इसमें विभिन्न यंत्रों की सहायता ली जाती है और व्यक्ति की किसी विशेष परिस्थिति में उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन या उसकी मानसिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद उसी से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि शारीरिक, जैसे कोई व्यक्ति से कुछ कार्य करने के लिए कहा गया तो उसके शारीरिक परीक्षण में कई, जैसे बीपी नापना, शुगर मापना और धड़कन मापना, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के शरीर में जो होने वाले परिवर्तन और उससे उनकी मानसिकता का अध्ययन किया जाता है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये हो जाती है शारीरिक परीक्षण विधियाँ। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रक्षेपी विधियाँ। अब प्रक्षेपी विधियाँ कंप्लीट हुई। व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ और वस्तुनिष्ठ विधियाँ, 2 भागों में अब प्रक्षेपी विधियों को बांटा गया है। अब यहाँ पर आ जाती हैं प्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी विधियों में फर्स्ट है साहचर्य प्रविधि। साहचर्य मतलब साहचर्य स्थापित करना। देखते हैं इसे। इस विधि में व्यक्ति के सामने कुछ चुने हुए शब्द उद्दीपक के रूप में प्रश्न किए जाते हैं। क्या होता है? व्यक्ति के सामने कुछ चुने हुए प्रश्न रखे जाते हैं उद्दीपक के रूप में, मतलब लक्ष्य के रूप में, और प्रयोज्य को इन शब्दों से संबंधित उसके मन में आने वाले शब्दों को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। प्रयोज्य मतलब जिसका मापन किया जा रहा हो, तो उसके सामने जो शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हीं से संबंधित उसके मन में जो शब्द आ रहे हैं उनको व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। मापनकर्ता ये शब्द एक एक करके बोलता है। प्रत्येक शब्द की प्रतिक्रिया स्वरूप बोले गए शब्दों को नोट करता है। मापनकर्ता एक एक करके शब्द व्यक्ति के सम्मुख बोलता है, प्रयोज्य के सम्मुख, और प्रयोज्य उसका जो रिप्लाई देता है उसको मापनकर्ता अपनी एक डायरी में नोट करता जाता है। साथ ही इस प्रतिक्रिया में लिए गए समय को नोट करता है। समय को भी नोट करता है कि उसने कितना समय लिया, तुरंत उसने रिप्लाई दिया या काफ़ी ज़्यादा समय लिया। अंत में प्रतिक्रिया स्वरूप बोले गए इन शब्दों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। वह किस प्रकार के शब्द बोल रहा है, कितने टाइम में बोल रहा है, जल्दी आंसर दे रहा है या देर से रिप्लाई दे रहा है, तो इसी के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो ये हो गई साहचर्य प्रविधि। नेक्स्ट देखेंगे रचना प्रविधि। रचना प्रविधि मतलब रचना करना। देखते हैं इसे। इस विधि में व्यक्ति के सम्मुख कुछ उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उनके आधार पर रचना करने के लिए कहा जाता है। इस विधि में सामान्यतः वाक्य रचना और कहानी रचना ही कराई जाती है। तो देखिए रचना प्रविधि मतलब रचना करना। व्यक्ति के सामने ऐसे उद्दीपक प्रस्तुत किए जाएंगे जिनके आधार पर उसे रचना करने के लिए कहा जाएगा। उद्दीपक में जैसे कोई चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई वर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं कि इसके आधार पर कोई रचना करो, तो उन चीज़ों के आधार पर उसे रचना करने के लिए कहा जाएगा। सामान्यतः जैसे कोई वाक्य बनाओ, कोई शब्द दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा इससे कोई वाक्य बनाओ, कोई चित्र दिखाए जाएंगे, कह दिया जाएगा इससे कोई कहानी बनाओ, तो इन्हीं चीज़ों की इसमें रचनाएं कराई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे पूर्ति प्रविधि। पूर्ति प्रविधि हो जाएगी किसी अधूरी चीज़ को पूरी करना। इस विधि में व्यक्ति के सम्मुख कोई अधूरी रचना उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत की जाती है और उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है।
ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई अधूरी रचना दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य दिया जा रहा है तो उसे अधूरा करके दिया जाएगा, कुछ वर्ड उसके काट दिए जाएंगे और व्यक्ति को कहा जाएगा कि इसे पूरा करिए। तो ऐसे ही इस विधि में अधूरी रचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो ये भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है खेल व नाटक विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में पूर्व नियोजित खेल व नाटक में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने हेतु बालकों को कहा जाता है। खेल व नाटक के पात्रों की भूमिका अभिनीत करते समय बालकों के व्यक्तित्व संबंधी गुण प्रकट होते हैं। क्या होता है इसमें कि बालकों को स्वतंत्र रूप से कह दिया जाता है कि आप किसी भी खेल या नाटक में भाग ले सकते हैं। तो उनकी जो रुचि होगी, उनको जो पसंद होगा उसी में वे भाग लेंगे। और अभिनय करते समय जब वे अभिनय करेंगे तो उसके समय बालकों के ऊपर नज़र रखी जाती है और उसके जो व्यक्तित्व संबंधी गुण हैं प्रकट होते हैं और उनको नोट किया जाता है। उन्हीं के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रोरसा या स्याही धब्बा परीक्षण। इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पर ये जो रोरसा या स्याही धब्बा परीक्षण है, इसे जिसने दिया था उनका नाम है हरमन रोरसा। इस विधि के प्रवर्तक रोरसा नामक मनोवैज्ञानिक ने 1921 में किया था। याद रखिएगा इसे कि स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था, तो रोरसा नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था, 1921 में दिया था। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धब्बे जैसी आकृतियाँ अंकित होती हैं। ये आकृतियाँ 5 कार्डों पर काले व 2 काले व लाल तथा 3 कार्डों पर विभिन्न रंगों की होती हैं। ये याद रखिएगा इसमें कि स्याही धब्बा जो परीक्षण है इसमें 10 कार्ड होते हैं और इसमें स्याही के धब्बे जैसी, स्याही तो देखी होगी आप लोगों ने, तो उसके धब्बे जैसे चित्र अंकित किए जाते हैं, आकृतियाँ अंकित की जाती हैं। इन आकृतियों में 5 कार्ड पर काले रंग होते हैं, 2 पर काले व लाल दोनों होते हैं और 3 कार्डों में 3 कार्ड जो होते हैं वो विभिन्न रंगों के होते हैं। तो कितने हो गए, 5, 3 2 5, 5 10 कार्डों के कलर भी यहाँ पर हो गए। तो ये है रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण। आगे देखेंगे कैसे परीक्षण इसमें किया जाता है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसे परीक्षण करता एक एक कार्ड देता है, उसे एक एक कार्ड देता जाता है और उस पर उस व्यक्ति के अनुमान पर आधारित विवरण को सुनकर अंकित कर लेता है। अब देखिए इसमें स्याही के धब्बे जैसी विभिन्न आकृतियाँ होती हैं। तो जो मापन करता होता है जब इस विधि द्वारा परीक्षण करता है तो जिसका मापन किया जाता है उसको एक एक कार्ड देता जाता है और उस जिसका मापन किया जाता है उस व्यक्ति को उस पर विवरण देने के लिए कुछ कहता है कि उस पर कुछ वह अपने शब्दों में कहे। तो वह जब विवरण देता है उसका, तो उस विवरण को सुनकर मापनकर्ता उसे अंकित कर लेता है। इस अभिलेख के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि, सामाजिकता, समायोजन, संवेगात्मक स्थिति, कल्पनाशीलता, अभिरुचि व मनोग्रस्ती, इन सभी चीज़ों का पता लगाया जाता है। मतलब एक एक कार्ड बच्चों को देता जाता है मापनकर्ता और उनकी अभिव्यक्ति को सुनता जाता है और उन्हीं के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्लीट हुआ रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण। याद रखिएगा इसे, स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था, तो रोरसा ने दिया था। नेक्स्ट है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे आप लोग जानते होंगे TAT, टैट थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसी का फुल फॉर्म है और इसी को हिंदी में कहते हैं प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है, कई बार पेपर में आ चुका है। प्रतिपादक इसके मुरे तथा मार्गन हैं, या मार्गन तथा मुरे इन्हें कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इस विधि को चित्र कहानी परीक्षण भी कहते हैं, जिसमें 30 चित्रों के कार्ड होते हैं। खाली कार्ड पर एक चित्र कहानी बनाने को कहा जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, इसे देखिए एक और नाम है इसका, चित्र कहानी परीक्षण, चित्रों के माध्यम से कहानी बनाना। इसमें 30 चित्रों के कार्ड होते हैं। अगर इसमें पूछे टैट में कितने कार्ड होते हैं, तो इसमें कुल कार्ड 31 होते हैं। 30 तो रंगीन कार्ड होते हैं और एक सादा कार्ड होता है। याद रखिएगा इसमें 31 कार्ड होते हैं, 30 रंगीन और एक सादा कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, और इसमें देखिए कि 31 तो कार्ड होते हैं इसमें, लेकिन इसमें किया क्या जाता है, खाली कार्ड पर एक चित्र या कहानी बनाने को कहा जाता है। जो एक सादा कार्ड होता है उस पर चित्र या कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। 10 कार्ड स्त्रियों के लिए, 10 कार्ड पुरुषों के लिए और 10 कार्ड दोनों के लिए। तो देखिए 10 कार्ड स्त्रियों के लिए होते हैं, 10 कार्ड पुरुषों के लिए और 10 कार्ड इनमें से दोनों के लिए। नेक्स्ट है
परीक्षण के समय विषयी को क्रमानुसार ये चित्र श्रृंखला दिखाई जाती है तथा निर्धारित समय में निर्दिष्ट प्रश्नावली के आधार पर एक पूरी कहानी लिखने को कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जब परीक्षण किया जाता है तो जिसका परीक्षण किया जाना है उसको क्रम अनुसार ये 30 चित्रों की श्रृंखला दिखाई जाएगी एक निर्धारित समय में। ये 30 चित्रों की श्रृंखला दिखाई जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि निर्धारित समय में निर्दिष्ट प्रश्नावली के आधार पर उसको पूरी कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। उसको एक प्रश्नावली निर्दिष्ट की जाएगी, प्रश्न निर्दिष्ट किया जाएगा और उसके आधार पर उसको पूरी कहानी लिखने के लिए कहा जाएगा। तो यह काम करता है सादे पेज में और 30 चित्र होते हैं। तो यहाँ पर अभी 31 कुल कार्ड बताए गए। तो इसमें परीक्षण ऐसे किया जाता है और जब वह पूरी कहानी लिखता है तो उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का माप किया जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ टैट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इसको इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, मतलब CAT। टैट कैट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। हिंदी में कहते हैं बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रतिपादक इसके हैं बेलक, इन्हीं को पूरा नाम है लियोपोल्ड बेलक, नोट कर लीजिएगा, लियोपोल्ड बेलक है इसके प्रतिपादक। कुल कार्ड इसमें 10 होते हैं। ये परीक्षण टैट की ही भांति होता है। इसकी चित्र श्रृंखला में जानवरों और बच्चों के विभिन्न स्थितियों में 10 चित्र होते हैं। अब देखिए यह भी एक टैट की ही भांति होता है। इसमें भी विभिन्न कार्ड होते हैं चित्रों के, जिनको क्रमवाइज दिखाया जाता है और फिर उसमें एक प्रश्नावली दी जाती है और उसी के आधार पर बच्चों को उसका उत्तर देने के लिए कहा जाता है और उसी के आधार पर उनके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर केवल 10 ही कार्ड होते हैं। यहाँ पर जानवरों और बच्चों दोनों के विभिन्न स्थितियों में चित्र होते हैं, जानवरों के भी और बच्चों के भी 10 चित्र होते हैं और उन्हीं चित्रों के आधार पर बच्चों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ कैट। प्रतिपादक इसके याद रखिएगा, कुल कार्ड याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखेंगे वरिष्ठ प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, सीनियर परसेप्शन टेस्ट। इसको लिखेंगे SAT सेट। इसके प्रतिपादक भी लियोपोल्ड बेलक हैं। इसमें कुल कार्डों की संख्या 16 होती है। ये 50 वर्षों से अधिक या वयस्कों के लिए होता है। ये बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण बच्चों के लिए होता है। इसमें लगभग 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए यह होता है। और ये जो वरिष्ठ प्रसंगात्मक बोध होता है ये 50 से 50 प्लस वयस्कों के लिए होता है। तो इसमें कुल कार्ड 16 होते हैं। प्रतिपादक इसके लियोपोल्ड बेलक हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। व्यक्तित्व मापन की विधियां कंप्लीट होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं जो यहाँ पर हम क्रम वाइज देखेंगे। फर्स्ट कारक है वंशानुक्रम का प्रभाव। व्यक्ति का जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वह अपनी विभिन्न शारीरिक योग्यताओं को लेकर जन्म देता है। उसकी कई शारीरिक आकृतियाँ होती हैं, तो ये उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। उसकी जो जन्म के समय से ही उसमें जो योग्यताएं होती हैं, उसकी शारीरिक जो बनावट होती है, तो वह उसके वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। मतलब ये है वंशानुक्रम का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शारीरिक रचना का प्रभाव। अब बताया गया था कि व्यक्तित्व के अंदर शारीरिक रचना भी आती है और उसके गुण भी आते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना सही ढंग से नहीं होगी, कोई व्यक्ति छोटा मोटा या मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, तो ये उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। तो शारीरिक रचना का प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे जैविक कारकों का प्रभाव। अब जैविक कारक में कौन कौन से कारक आ गए? जैसे मान लीजिए प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वह एक अनूठी शारीरिक रचना के रूप में जन्म लेता है। जैसे लिंग भेद, बुद्धि, मूल प्रवृत्तियाँ, बच्चे की विशिष्ट योग्यताएं, ये सभी जैविकी कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट रुचि का प्रभाव। मतलब बच्चे में की किसी चीज़ में रुचि कैसी है। अगर किसी भी विषय वस्तु में उसकी रुचि अच्छी होगी तो वह उसको अच्छे से सीखेगा। अगर रुचि सही प्रकार रुचि नहीं होगी तो वह इसको सही प्रकार से नहीं सीखेगा। तो इसमें बच्चे की रुचि का प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे भौतिक वातावरण का प्रभाव।
अब भौतिक वातावरण के अंतर्गत आ गया जैसे जलवायु, भूमि, कृषि, ये सभी भौतिक संसाधन होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर अच्छी जलवायु होगी तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छी तरह से होगा, उसकी कद काठी अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं? व्यक्तित्व में। तो भौतिक वातावरण का भी बच्चे के व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे सांस्कृतिक वातावरण। अब सांस्कृतिक वातावरण में जैसे आ जाता है कि प्रत्येक जो अलग अलग धर्म होते हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये जो अलग अलग धर्म होते हैं इनकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अलग अलग चीज़ों को ये मानते हैं। जैसे हिंदू मंदिरों को, मुस्लिम मस्जिदों को और गुरुद्वारों को सिख, तो ये सभी लोग अपने अलग अलग इनके धार्मिक मान्यताएं होती हैं और ये अलग अलग चीज़ों को मानते हैं। इनके जो प्रवचन होते हैं उनका प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। इनके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं जिनका व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट है मानसिक योग्यता का प्रभाव। अब इसके अंतर्गत आ गया कि बच्चे की या व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं कैसी है, वह किसी चीज़ को सही प्रकार से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। तो ये सभी चीज़ें बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है परिवार, विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय जो है वह तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला औपचारिक साधन है। परिवार, बच्चे का जन्म परिवार में होता है। सबसे पहले वह परिवार के व्यक्तियों से ही सीखता है। परिवार का माहौल कैसा है, अच्छा माहौल है या कलह का माहौल है, लड़ाई झगड़े तो नहीं होते, ये सभी चीज़ें बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। और विद्यालय का प्रभाव, ये तो एक औपचारिक साधन है, वहाँ पर शिक्षक बच्चे के व्यक्तित्व को सही तरीके से विकसित कर सकते हैं और उसको सही तरीके से विकसित नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक वातावरण का प्रभाव। बच्चे का जब जन्म होता है तो पहले तो वह अपने घर परिवार में ही सीखता है, लेकिन धीरे धीरे वह समाज में प्रवेश करता है, साथियों या दोस्तों के साथ खेलता है, उनके साथ रहता है। तो समाज का वातावरण कैसा है यह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो ये हो गए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सभी कारक। अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी के नेक्स्ट पार्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।